Hello everyone. Thank you so much for giving wonderful response to my earlier video जिसमें हमने पेपर कोड 902 को डिस्कस किया था। आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट डाला कि इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा। हमारी ऐप पे तो अवेलेबल है ही, बट स्टिल आई हैव ट्राइड टू क्रिएट वन टेलीग्राम चैनल जिस पे भी अवेलेबल है। और मैं अब आ गई हूँ एक नए डिस्कशन के साथ में पेपर कोड 903। अभी जो वीकेंड निकला उस पर रीट के एग्ज़ाम की वजह से पेपर नहीं हो पाया था, तो मैं आपसे रूबरू आमने सामने नहीं हो पाई थी। पर कोई बात नहीं, ये भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिस पे हम मिलते हैं और इनफैक्ट इसमें आप डिस्कशन को बाद में भी रेफर कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर एफर्ट्स, लेट्स डू इट। ये आप देख पा रहे हैं, पिछली बार की तरह इस बार भी मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखने की कोशिश की है, साइड बाय साइड। आपको दिखेगा कि ऑलमोस्ट इक्वल ट्रांसलेशन है, बट स्टिल आदमी जितनी बार मेहनत करता है उतनी बार कुछ ना कुछ नया परिष्करण हो जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपको दोनों में कुछ स्लाइट वेरिएशन ऑफ न्यू एग्जाम्पल्स और अंडरलाइनिंग और बोल्ड जैसे कुछ चेंजेस मिले, अदरवाइज इट इज जस्ट द सेम। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू चैत्य और विहार के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। लेट मी टेल यू, ये क्वेश्चन था हिस्ट्री से रिलेटेड। दिस क्वेश्चन पेपर वाज रिलेटेड टू हिस्ट्री। तो पहला क्वेश्चन था चैत्य और विहाराज में डिफरेंस। विहार जैसे कि नाम से स्पष्ट है रहने के लिए होते हैं, और चैत्य मंदिर जैसी व्यवस्था थी, यानी वहाँ पे बैठ के प्लेस ऑफ वर्शिप थे। तो यहाँ मैंने क्योंकि अंतर स्पष्ट करना था तो जैसे मैं हमेशा करती हूँ बीच में से लाइन से डिवाइड किया और इधर लिखा कि बौद्ध भिक्षुओं के पूजा के भवन थे, यहाँ लिखा उनके लिए दीज वर प्रेयर हॉल्स, और साइड बाय साइड कंपैरिजन। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत थी नहीं। नेक्स्ट इज प्योट्राडूरा। ये इसको मैंने लिखा इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पच्चीकारी, यहाँ हिंदी में पच्चीकारी। अब इसीलिए मैं अक्सर आपने देखा होगा मेरे पुराने वीडियोज़ में मैं कहती हूँ कि जब आपको नोट्स बनाने हों तो जो शब्द जिस भाषा का उस भाषा में लिखेंगे तो पहचानना, पढ़ना, रिकॉल करना आसान होता है। तो इसी वजह से मैं बाईलिंगुअल नोट्स बनाती थी। नाउ हियर पच्चीकारी, ये देखिए आपको दिखेगा कि ताजमहल को मैंने बोल्ड में लिखा है। यहाँ ताजमहल को बोल्ड लिखने के बजाय ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म, जो लोग ये सोचते हैं कि मैं बोल्ड पेन कैसे चेंज करूँ, इट टेक्स टाइम, उनके लिए ये है कि आप जैसे ही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ को लिखते हो उसको आप बॉक्स में बंद कर दीजिए। लेकिन ये मत सोचिए कि जब मैं मेंस के आंसर लिखूंगा तब कर लूंगा या कर लूंगी। दिस इज गोइंग टू बी अ रियली बिग चैलेंज फॉर यू। इसकी प्रैक्टिस अभी से डालिए। कमिंग नेक्स्ट, अच्छा ये देखिए मैंने फर्स्ट बिल्डिंग वॉज टॉम्ब ऑफ इतामुद्दौला, आई एम सॉरी। और यहाँ भी लिखा है मैंने एतमादुल्ला का जो मकबरा था वो पहली इसकी कलाकृति थी। नेक्स्ट इज द ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल्स के तीनों मंदिरों के नाम। ये तो बहुत ही फैक्चुअल सा क्वेश्चन है, कुछ नया करना नहीं था। सिनौली उत्खनन, आप मुझे याद है आप लोगों में से अधिकांश लोगों ने शायद सिनौली वाली मूवी भी देखी होगी जो कि वेब सीरीज़ की तरह फॉर्मेट में आई थी। तो ये उसी से रिलेटेड है क्योंकि ये करंट में था, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि जो सीक्रेट्स ऑफ सिनौली आया था कि ये कहाँ है, इसमें क्या मिले। तो ये भी बहुत वैसा क्वेश्चन है, इसके लिए बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत है, डिस्कस करने की ज़रूरत है। इट वॉज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। कमिंग नेक्स्ट, अमीर खुसरो की किन्हीं 4 पुस्तकों के नाम। 2016 में पूछी गई थी किताबों के नाम, तो हो सकता है इस बार पूछ ली जाए। तो दिस क्वेश्चन इज लाइक दैट ओनली। हियर 4 भौतिकतावादी दर्शनों के नाम। यहाँ भी भौतिकतावादी दर्शन, एक्चुअली दर्शन वो थे जो कि गॉड की एग्जिस्टेंस को चैलेंज करते थे कि भगवान जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। इनफैक्ट इनमें से कुछ तो ये बोलते हैं कि चाहे उधार लेके घी पियो टाइप्स। तो ये उनके नाम है खाली, तो आपको नाम याद रखने की ज़रूरत है। सांख्य, वैशेषिक, चारवाक और आजीविक। यहाँ एक थोड़ा सा ठीक अच्छा क्वेश्चन है जिसमें मुझे लगता है कि हम कुछ अपना मतलब अपनी स्किल दिखा सकते हैं। जैसे प्रार्थना समाज के 4 बिंदु, यहाँ लिखा हुआ है डिस्क्राइब द 4 पॉइंट्स सोशल एजेंडा। अब ये देखिएगा कि किसने चालू किया। ये लाइन मैं हमेशा इंक्लूड करती हूँ, मुझे पता है तो इन्फॉर्मेशन ज़रूर डाल के आऊँगी। तो श्री आत्माराम पांडुरंग के द्वारा चालू किया गया था, यहाँ भी मैंने लिखा, और फिर उसके 4 पॉइंट्स लिखे हैं। कुछ बातें आपको कहना चाहती हूँ। मान लीजिए आपको याद ही नहीं है, पता ही नहीं है कि ये प्रार्थना समाज क्या काम करता था, लेकिन हमें हमारा सिलेबस याद है। सिलेबस में लिखा हुआ था कि सोशल रिफॉर्म्स यानी धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन, तो उससे तो कनेक्ट कर सकते हैं। जब आपको पता है कि कुछ इससे रिलेटेड मुझे कुछ आता नहीं है तो एक तुक्का लगाइए कि धार्मिक या सामाजिक सुधार आंदोलन होगा। अब धर्म में भारत के
मुझे लगता है हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा सुधार आंदोलन हुए नहीं है, छोड़ के आडंबरों को छोड़ने से रिलेटेड, अदरवाइज सामाजिक सुधार ज़्यादा हुए हैं। तो ये दो प्रार्थना से संबंधित है, तो इसमें दोनों पॉइंट्स इंक्लूड कर दीजिए कि आडंबरों से मुक्ति का प्रयास किया गया, विधवा पुनर्विवाह के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए प्रयास किए गए। तो ऐसा कुछ लिखेंगे तो भी आप बहुत क्लोज हो जाएंगे, मतलब 2 में से 2 नहीं मिलेंगे तो भी 1 नंबर मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो मेरा एम्फेसिस यहाँ पे ये आपको कहने का है कि कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए उस चीज़ को जो आपको बिल्कुल नहीं आती लेकिन आपको सिलेबस पता है उससे, एंड देन बीच का कोई समाधान निकालिए और तुक्के लगाइए। क्योंकि आपका हर एक क्वेश्चन में चुराया हुआ एक्स्ट्रा हाफ मार्क या 1 मार्क आपको कहाँ टोटल में कहाँ ला देगा आप सोच ही नहीं पाओगे, बहुत आगे हो जाएंगे आप। तो इसलिए कोई भी क्वेश्चन अनआंसर्ड नहीं छोड़ना है, और कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को उसको हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट इज प्रतीत्य समुत्पाद। ये होता था डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, यानी एक चीज के होने से दूसरी चीज होती है। फॉर इंस्टेंस एक टेबल इसलिए बनी है क्योंकि लकड़ी थी और उसको काट के बनाने वाला बढ़ई था। तो ये इसी से रिलेटेड थ्योरी थी और उस थ्योरी को मैंने यहाँ मेंशन भी किया। इनफैक्ट मैंने टेबल का एग्जाम्पल भी लिखा है, इट एग्जिस्टेड बिकॉज वुड वॉज देयर, कारपेंटर वॉज देयर। और यहाँ भी मैंने एग्जाम्पल लिखा है कि मेज की उपस्थिति तभी है जब लकड़ी है और उसको तराशने वाला बढ़ई है। इधर आते, अगला क्वेश्चन था 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द क्यों कर दिया गया। अब मुझे तो याद था 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन, 11 में रद्द करना ये खुद ही बता रहे हैं, तो आई वुड मेंशन इट कि 1905 का बंगाल विभाजन, ये देखिए, एंड देन आई वुड स्टेट द रीजंस। इट इज एन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, आप कह सकते हैं इंप्रेशन जमाने के लिए, किसी भी काम के लिए, पर ये इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन डालने की आदत डाल लेंगे तो आपको जो बड़े मार्क वाले क्वेश्चंस हैं उनमें बहुत बेनिफिट मिलेगा। सो आई मेड इट अ पॉइंट कि जब भी जहां भी मेरे पास में इंट्रोडक्शन रेडी हो मैं उसको ज़रूर इंक्लूड करूं। नेक्स्ट इज, देखिएगा पुस्तकें किस किसने लिखी, फिर भी मैंने लिखा है निम्न लेखक हैं। कौन कौन से हैं? बंदी जीवन के लिए सचिन सान्याल, ये ज़रूरी नहीं आपको हमेशा याद आए या सबकी बुक्स याद आए, आती है तो लिख दीजिए, बट दीज आर लाइक मैथ्स जैसे नंबर मिलते हैं, आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता है। इधर आते हैं, सर बेनेगल नरसिंह राव की भूमिका को समझाइए। मुझे याद था कि श्री BN राव जो थे भारत की तरफ से पहले इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जस्टिस थे, तो और उनके बारे में मैंने पढ़ा था कि वो एक बहुत फेमस लॉयर भी रहे। तो मैंने लिखा कि उन्होंने संविधान का ढांचा बनाकर समिति को विचार विमर्श हेतु दिया। ये संविधान सभा के सलाहकार थे और भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश पहले थे। सेम इंफॉर्मेशन इज रिटन ओवर हियर। तो जितना कुछ जो कुछ भी आपको पता है वो लिखिए। नेक्स्ट, तिलक स्वराज्य कोष, बिलीव में बिल्कुल नहीं आता था, लेकिन ये पता था कि तिलक जी ने बनाया होगा स्वराज्य से संबंधित कोई फंड रेजिंग एक्टिविटी। नाम को डीमिस्टिफाई कीजिए, तो ये यहाँ लिखा है कि इसकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा की गई। उद्देश्य, अब बाल गंगाधर तिलक का टेन्योर कहाँ तक था, तो जो लास्ट उन्होंने देखा था इट वॉज असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, उसको मेंशन कर दिया कि उसको फंड करना था, बिकॉज कोष है तो फंड करेगा किसी न किसी चीज को। देन आई मेंशन कि इसे अपार जन सहयोग मिला। ऐसा क्यों लिखा भाई, कोई बाल गंगाधर तिलक कोई चीज स्टार्ट करेंगे तो क्यों सहयोग नहीं मिलेगा, तो इट वॉज मेंशन लाइक दिस। गोइंग टू नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ। When was ऑल इंडिया किसान सभा फॉर्म, हु वॉज इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट। ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था, मुझे 1936 और स्वामी सहजानंद सरस्वती याद थे। स्वामी जी वही हैं जिन्होंने एंशियंट मेथड ऑफ स्कूल्स की स्थापना की थी, जिसमें वो हरिद्वार में जो है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, उसकी स्थापना भी इन्होंने की थी, इसलिए याद है। नेक्स्ट इज राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज के महत्व के बारे में संक्षिप्त वर्णन दीजिए। ये देखिए, तो यहाँ इट वॉज सेटअप बाय राजा राम मोहन राय, और देन उसकी सिग्निफिकेंस। फिर ये 4 पॉइंट्स मैंने सिग्निफिकेंस के लिए लिख दिए हैं, और
मेरे ख्याल से 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए 4 पॉइंट्स बहुत होते हैं। टीटू मीर कौन थे? ये तो नए व्यक्ति थे, मुझे खुद भी आई हैड टू रेफर टू सम प्लेस टू नो कि ये कौन थे। ये मीर मदान अली को टीटू मीर भी कहते हैं और ये सैयद अहमद बरेलवी के शिष्य थे, क्योंकि हम धर्म सुधार आंदोलन हमारे सिलेबस का पार्ट है, तो ये उसमें से आया है क्वेश्चन। इन्होंने मुस्लिम किसानों को संगठित किया और नील सौदागरों ने का भी विरोध किया। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज हम एडमिनिस्ट्रेटर बनने जा रहे हैं और कुछ एडमिनिस्ट्रेटर्स के नाम, इनफैक्ट कुछ ऐसे जो आइडियल्स हैं उनके जीवनी के बारे में हम एथिक्स वाले पेपर में भी पढ़ते हैं, तो ये वहाँ से पढ़ा हुआ याद था। क्यों? क्योंकि हम पढ़ते हैं कि सरदार पटेल ने पूरे भारत का इंटीग्रेशन किया, वो लौह पुरुष थे, तो एक अकेला चना तो भाड़ फोड़ नहीं सकता, उनके साथ में कोई ना कोई तो ऐसा स्ट्रॉन्ग पिलर रहा होगा एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ही वॉज दी वन। तो ये उनके बारे में जानकारी है। जैसे हम पीएन हक्सर सर के बारे में पढ़ते हैं, हम मैडम अरुणा रॉय के बारे में पढ़ते हैं। इनफैक्ट 2018 में एक क्वेश्चन आया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट वॉज रिलेटेड टू अन्ना राजा मल्होत्रा, कौन थी एंड क्यों चर्चा में थी। Though my answer was wrong, पर it has become a trend to ask about famous administrators, so it is one of those. Next is के कलप्पन। इन्होंने वायकॉम सत्याग्रह किया था, तो वायकॉम सत्याग्रह में मुख्य रूप से लीडर के रूप में इन्हीं का नाम आता है। फिर फ्रांसिस्को पेट्रार्क, ये तो फ्रांसिस पेट्रार्क जो है ना, इन्होंने तो मानवतावाद की शुरुआत की थी, इनको फादर ऑफ ह्यूमैनिज्म कहते हैं, और इनकी बहुत सारी चीज़ों को, इनफैक्ट कई ऐसे ऑथर्स हैं जिनके बारे में हमें अनडाउटेडली वर्ल्ड हिस्ट्री में ज़रूर पढ़ना चाहिए, याद रखना चाहिए। और राजस्थान की जो बुक है पुनर्जागरण से रिलेटेड, राजस्थान बुक के जो चैप्टर में, उसमें लिखे हुए हैं इनके बारे में कि किसने कौन सी बुक लिखी, किसका क्या सिग्निफिकेंस था। तो जैसे मैकियावेली के बारे में, जैसे इनके बारे में, तो इनकी हमें कृतियों को भी याद रखना होगा। सो इनकी प्रसिद्ध रचनाएं थी ट्रायम्फ और कैंजोनीर। ये है फ्लोरेंटाइन स्कूल के 3 महान गुरु कलाकार। ये गुरु कलाकार वॉज नॉट राइट टर्म, बट इट्स ओके, दीज आर द ग्रेट मास्टर्स। तो ये 3 थे, लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो एंड राफेल। अगेन ए क्वेश्चन फ्रॉम वर्ल्ड हिस्ट्री। नेक्स्ट इज 18th सेंचुरी की औद्योगिक क्रांति के राजनीतिक परिणाम। क्रांति के राजनीतिक परिणाम, क्रांति के सामाजिक परिणाम, क्रांति के कॉलोनिज्म से रिलेटेड परिणाम, ये सब हमारे सिलेबस का हिस्सा हैं, बुक में भी दिए हुए हैं, हमें याद रखने थे। तो ये सिंपल से 4 परिणाम लिखिए मैंने, क्योंकि 2 नंबर के लिए 4 पॉइंट्स लिखना काफ़ी होता है। जब 5 नंबर वाले सवाल आएंगे तब लगेगा कि हाँ कुछ अच्छा करने की पॉसिबिलिटी है। चलिए स्टिल देखते हैं, जापानियों द्वारा उनके आधुनिकीकरण और औद्योगिकरण के लिए कौन सी रणनीति अपनाई गई। ये उस समय की बात है जब 1945 वाला केस हो चुका था, यानी उनके ऊपर बॉम्बार्डिंग हो चुकी थी, 2 शहर उनके नष्ट हो गए थे, पर फिर भी उन्होंने बहुत कुछ अच्छा किया था। उनका प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत अच्छा था, क्वालिटी पे बहुत फोकस किया। इनफैक्ट ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड, मेड इन जापान वॉज अ सिंबल ऑफ क्वालिटी, इट वॉज अ सिनोनिम फॉर क्वालिटी, कि अरे जापान की मेड इन जापान है मतलब बहुत बढ़िया है। तो ये पैनासोनिक, नेशनल, इनफैक्ट केसियो वेसियो, सारे प्रोडक्ट्स जापान से आते थे, तो उन्होंने बहुत फोकस किया था क्वालिटी पे। क्वालिटी के शुरुआती जो पैरामीटर्स और जो फ्रेमवर्क है वो भी जापानीज ही हैं सारे के सारे। देन डेवलपमेंट ऑफ मॉनेटरी एंड बैंकिंग सिस्टम, हमने बहुत लेट अडॉप्ट किया है, बैंकिंग सिस्टम वहाँ बहुत पहले से और बहुत स्ट्रॉन्ग भी है। फिर डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, हम देखते हैं कि किसी भी देश की आर्थिक प्रगति में सबसे बड़ा रोल किसका है, तो आधारभूत ढांचे का है। आधारभूत ढांचा जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही, यानी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट तो है ही, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बैंकिंग सिस्टम भी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू जोड़ सकते हो। मान लो आपको बिल्कुल नहीं आता तो भी डेवलपमेंट के लिए क्या चीज़ें नेसेसिटी हो सकती हैं, आप उनको लिख दीजिए, लेकिन लिखिए। ये देखते हैं बर्लिन सम्मेलन का उद्देश्य क्या था 1884-85 में जो हुआ था। ये उसके उद्देश्य थे कि कॉन्गो और नाइजर रिवर के ऊपर ट्रेड और नेविगेशन कैसे करना है, उसके लिए फ्रीडम बनानी है, और अफ्रीका की जो प्रॉब्लम्स हैं जो कॉलोनिज्म के कारण वहाँ हुई थी उनसे कैसे निपटारा हो, तो अफ्रीका की औपनिवेशिक समस्याओं पर विचार करना इसका उद्देश्य था।
जब हमारे सिलेबस का हिस्सा है एशिया और अफ्रीका में इंपीरियलिज्म और कॉलोनाइजेशन, तो ये उससे रिलेटेड है। आगे पढ़ते हैं। ब्रीफली डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ बैटल ऑफ अडोवा। ये हमारे उसमें बुक में भी ऐसे लिखा हुआ है कि ये मोस्ट सिग्निफिकेंट थी क्योंकि इट वाज द ओनली बैटल जिसमें एक प्योरली अफ्रीकन कंट्री ने यूरोपियन कंट्री को हराया था। सो इट वाज इथियोपिया और अबिसिनिया जिसने इटली को हराया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो यही बात इधर लिखी हुई है। आगे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्टर है, अटलांटिक चार्टर, जिसमें आप मतलब जहां भी नोट्स बनाएं उस नोट्स में ऐसे लिख लीजिए अटलांटिक चार्टर। और ये हुआ क्यों था कि एक शिप के ऊपर मिले थे और वहां डिस्कस हुआ था, और वो अटलांटिक ओशन में मिली थी, इसलिए इसका नाम अटलांटिक चार्टर है। कौन कौन मिला था? पीएम ऑफ ब्रिटेन विंस्टन चर्चिल और यूएसए के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, वो मिले थे और उन्होंने वहां से एक घोषणा की थी। वो घोषणा क्या थी कि हम आज़ाद कर देंगे, हम और इंपीरियलिस्टिक फीलिंग्स नहीं रखेंगे, वी एक्सेप्ट द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड वी वांट द फ्रीडम ऑफ ट्रेड फॉर एवरी नेशन। सो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। उससे साउथ एशियन कंट्रीज में और अफ्रीकन कंट्रीज में एक होप आई थी कि हाँ हम भी आज़ाद होंगे। आगे चलते हैं। लसाने की संधि, ये ग्रीस और इटली में हुई थी, अगेन वर्ल्ड ये पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड थी। फिर ये इंपॉर्टेंट है, शीतकाल युद्ध के दौरान स्थापित किए गए इन्हें 4 सैनिक गुटों के नाम लिखिए। 4 नहीं आए तो 2 आ जाएंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस खूब आते हैं आरपीएससी में। आरपीएससी के फ्लेवर का क्वेश्चन है ये, तो ये हमें याद रखना होगा कि नाटो, सीएटो, सेंटो और वॉर्सोज पैक्ट ये उसी टाइम पे बने थे सारे के सारे। यहाँ से आता है कुछ इनोवेशन करने का पैमाना, कुछ इनोवेट कर पाने की क्षमता। क्यों? क्योंकि इससे ऊपर 2 मार्क के क्वेश्चंस में ज़्यादा लिबर्टी नहीं होती, आप अपना स्पेशल स्किल ऑफ राइटिंग दिखा नहीं सकते। जैसे ही 5 मार्कर्स आते हैं देन यू स्टार्ट टू हैव द लिबर्टी। इट इज मध्यकालीन भारत में इंडो सार्सेनिक स्थापत्य कला की कोई 5 विशेषताएं। इंडो सार्सेनिक आर्किटेक्चर इन मेडाइवल ईस्ट। तो इसे करना क्या है? हम फॉर अ नेव यूजर हु हैज नॉट रेड एनीथिंग अबाउट दिस आर्किटेक्चर, तो आप ये तो सोच सकते हैं कि मिडाइवल पीरियड में होता क्या क्या था। मिडाइवल पीरियड में हम देखते हैं कि जैसे जितने भी वो बने हैं, फोर्ट्स बने हैं, तो उनमें स्टोन का बहुत एक्सटेंसिवली यूज होता था, सैंडस्टोन स्पेसिफिकली। एंड देन स्टोन में भी कार्विंग बहुत खूबसूरत, जाली आर्किटेक्चर, क्योंकि तब तक हमारे यहाँ बिजली नहीं आई थी, हवा अच्छे से आए, तो उससे रिलेटेड कुछ लिखना पड़ेगा। तो जैसे यूज ऑफ आर्च एंड डोम्स गेन्ड प्रोमिनेंस, क्योंकि ये मुगलों का काल था। नेक्स्ट, इस्लामिक रूलर्स इंट्रोड्यूस द यूज ऑफ मीनारेट्स, यानी मीनारों का प्रयोग बढ़ने लगा था, मकबरे के चारों ओर मीनारों का। फिर मानव और पशु आकृतियों के उपयोग को सीमित रखा गया। आप देखते हैं कि जैसे उस टाइम की किसी कलाकृति, ताजमहल के बारे में भी सोचेंगे तो उसमें कोई ह्यूमन फिगर्स नहीं बने हुए हैं, एनिमल फिगर्स भी नहीं है, उसके ऊपर खूबसूरत फ्लावर्स हैं और फूल, पत्तियां, बेलें, लताएं, ऐसी चीज़ें बनी हुई हैं। तो ये उससे रिलेट करके आप लिख सकते हैं कि ऐसी चीज़ें बनी थी और ये एक्चुअली ट्रूथफुल भी है। यहाँ देखिए, द बिल्डिंग्स हैड इंट्रिकेट जाली वर्क, जाली मतलब लैटिस वर्क, वो जो ऐसे ऐसे होती है, इनफैक्ट जो पीछे आपको दिख रही है इस टाइप का वर्क। इसमें लिखा हुआ है द लास्ट लाइन, द इंडो सार्सेनिक स्टाइल इंट्रोड्यूस द चारबाग स्टाइल ऑफ गार्डनिंग। ये चारबाग क्या था? यदि आप किसी भी उसमें जाते हैं जो मुगलों के टाइम पे बना होगा, तो जैसे बाग बनाना है यानी गार्डन बनाना है, तो एक पेवमेंट होगा, ये पेवमेंट है, यानी इधर से इधर जाने का रास्ता है, और यहाँ ये 4 इसको इक्वल पार्ट्स में, रेक्टेंगुलर पार्ट्स में तोड़ा हुआ है, इसमें फाउंटेन्स होंगे। तो अगर आप ऐसे डायग्राम बनाकर याद रख सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। चारबाग प्रवृत्ति है, चारबाग स्टाइल ऑफ गार्डनिंग है। अगला डिस्कस करते हैं, हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। याद रखिए, जहां पॉसिबिलिटी हो टेबल बनाइए। एक टेबल में आप इतनी सारी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं जितनी आप 2 पेज में टेक्स्ट में भी नहीं डाल सकते। फॉर इंस्टेंस ये देखिएगा, ये हिंदुस्तानी और कर्नाटक, तो मैंने लिखा पॉइंट ऑफ डिफरेंस, यानी किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं हम, डिफरेंस का पॉइंट क्या है। तो देखिए, अंतर के बिंदु। फिर है प्रभाव,
प्रभाव क्षेत्र मतलब कहाँ किस किस भाषा का या किस किस संस्कृति का प्रभाव पड़ा। तो यहाँ अरबी, फारसी और अफगानी, यहाँ भी वही अरब, पर्शियन एंड अफगान। जबकि इसके काउंटर पार्ट कर्नाटक संगीत में इट वॉज प्योरली स्वदेशी। तो हियर आई हैव रिटन इंडिजिनस। वर्ड टू वर्ड ओनली द लैंग्वेज इज डिफरेंट, अदरवाइज कंटेंट इज सेम। सी, स्वतंत्रता के अवसर यानी फ्रीडम, कितनी फ्रीडम मिलती थी आपको कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने के लिए, नए राग बनाने के लिए या फिर नई धुन बनाने के लिए। तो ये बहुत स्ट्रिक्ट था कर्नाटक म्यूजिक, जबकि यहाँ बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइज करने की क्षमता थी। तो ये सेम मैंने यहाँ लिखा है। उपशैलियाँ, किसी भी एक शैली में कितनी उपशैलियाँ हो सकती हैं? चूंकि फ्रीडम है तो बहुत सारी उपशैलियाँ होंगी। तो ये देखिए अनेक उपशैलियाँ जिनके कारण कई घरानों का उद्भव हुआ, जबकि यहाँ नहीं होगा। गायन की केवल एक विशेष शैली निर्धारित है क्योंकि फ्रीडम नहीं है। नेक्स्ट इज कितने राग? तो 6 प्रमुख राग फेमस है, यहाँ 72 राग। ओ माय गॉड। फिर वाद्य यंत्र पे भी मैंने डिफरेंस डाला है, यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स विच आर यूज्ड। तो इट वाज तबला, सारंगी, सितार एंड संतूर, एंड ऑन द कॉन्ट्ररी इट वाज वीणा, मृदंग एंड मैंडोलिन। तो अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें आपके पास में अंतर करने के लिए बहुत सारे बिंदु हैं और आप उनमें क्लियरली क्लासिफाई कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू मेक अ टेबल। नेक्स्ट इज संगम साहित्य के बारे में आप क्या जानते हो? तो मुझे तो संगम साहित्य के बारे में जितना पता था वो 3-4 डायमेंशंस थी, उनको मैंने इस तरीके से लिखा। ये मेरी फेवरेट स्टाइल ऑफ राइटिंग है, जिसमें नीचे एक बॉक्स, बीचों बीच सबसे पहले एक बॉक्स बनाती हूँ, लिखती हूँ संगम लिटरेचर, ये संगम साहित्य, और फिर बताती हूँ संगम का अर्थ है मिलन। यह 2381 कविताओं का संग्रह है जिसे 743 कवियों ने लिखा। सेम इसका ट्रांसलेशन इधर। फिर राजवंश जिन्होंने इसको पैट्रोनाइज किया, दोज वर चेर, चोलाज एंड स्पेसिफिकली पांड्याज। नेक्स्ट इज इसके फेमस टेक्स्ट, बिकॉज कोई डायमेंशन नहीं दी है कि किस डायमेंशन को लिखना है, आपको फ्रीडम दे रखी है। तो यहाँ क्या जानते हैं, तो जितना जानते हैं वो सब लिख दीजिए। जानते थे कौन कौन से फेमस टेक्स्ट हैं, ये फेमस टेक्स्ट हैं। फिर इसके स्कूल्स कितने हैं, यानी इसकी शैलियाँ कितनी हैं। तो संगम की 2 शैलियाँ हैं, उनके बारे में यहाँ लिखा हुआ है, अहम और पुरम। कमिंग टू नेक्स्ट, सांख्य दर्शन अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए प्रसिद्ध है। तो हमें सांख्य दर्शन के बारे में छोटा सा बताना है कि किसने प्रतिपादित किया, और फिर स्पेसिफिकली बताना है कि क्यों साइंटिफिक है। तो सबसे पहले तो मैंने लिखा इट वॉज प्रोपाउंडेड बाय कपिल मुनि। ये देखिए यहाँ कपिल मुनि बोल्ड में है, और यहाँ तो इनफैक्ट बोल्ड भी है और बॉक्स में भी है। नेक्स्ट इज सांख्य का मानना है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए किसी दैवीय कारक की उपस्थिति जरूरी नहीं है, यानी इट इज अगेंस्ट गॉड, एंड समथिंग दैट डजंट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड गिव्स अ लॉजिक इज साइंटिफिक, क्योंकि ये सुपर नेचुरल बातें नहीं है। नेक्स्ट इज सेज विश्व का अस्तित्व प्रकृति के कारण है, इट इज बिकॉज ऑफ द नेचर। तो यहाँ भी ऐसा ही लिखा हुआ है कि इट इज रैशनल एंड साइंटिफिक थ्योरी ऑफ यूनिवर्स। फिर कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को, इस दर्शन का तर्क है कि किसी भी व्यक्ति को ज्ञान प्राप्ति के द्वारा ही मुक्ति संभव है। तो यहाँ भी ये कहता है कि रियल नॉलेज कैन एंड दिस हिज मिजरी ऑफ लाइफ, यानी जीवन मरण के चक्र से छुट्टी तभी मिलेगी जब आपके पास में ट्रू नॉलेज हो। तो यानी थोड़ा रैशनल, थोड़ा लॉजिकल था। फिर इसमें साइंटिफिक जो सांख्य दर्शन, उसमें ज्ञान को प्राप्त करने के 3 तरीके बताए गए हैं। ये मैंने कहीं पढ़ा था तो मैंने लगा दिया, क्योंकि इसके अलावा मुझे कुछ और याद ही नहीं आ रहा था कि सांख्य दर्शन में और क्या कहा गया है। और इनफैक्ट सांख्य दर्शन इतना डिटेल में पढ़ता भी कौन है, सिर्फ ये पढ़ते हैं कि कौन सा दर्शन किसने बनाया। तो अब इसको साइंटिफिक बनाने के लिए क्या करें। तो मैंने ये पढ़े थे कि 3 तरीके होते हैं ज्ञान को एक्वायर करने के। पहला तो है प्रत्यक्ष, दूसरा है अनुमान, तीसरा है शब्द। तो इसके इंग्लिश यहाँ है परसेप्शन, इंटरफेरेंस एंड हियरिंग। कंक्लूजन लाइन मैंने जरूर लिखी है, सच अ मेथड इज टिपिकल ऑफ साइंटिफिक सिस्टम ऑफ इंक्वायरी। और यहाँ पे मैंने लिखा है इस प्रकार समय के हिसाब से सांख्य दर्शन तार्किक और वैज्ञानिक था। अब आ गया है अगला क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन के प्रमुख उद्देश्य क्या थे। रामकृष्ण मिशन का नाम याद देते ही स्वामी विवेकानंद याद आ जाते हैं। तो मैंने यहीं लिखा है सबसे पहले, इट वॉज स्टार्टेड बाय स्वामी विवेकानंद। कब? 1897 में। पहला मठ कहाँ था? बेलूर में। और फिर इसके ऑब्जेक्टिव्स देखिए, 5 नंबर का सवाल है, इंट्रोडक्शन के लिए 2 लाइनें ली और बाकी सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं। लेकिन आई हैव ट्राइड टू इंक्लूड द कंक्लूजन एज वेल।
ऑब्जेक्टिव के बाद में लिखा है इट इज नीडलेस टू मेंशन दैट फॉर लास्ट 150 ईयर्स दिस मिशन इज सर्विंग द ह्यूमैनिटी। तो इसका मतलब ये है कि यदि जगह हो, स्कोप हो, कोई लाइन फ्रेम कर सकते हैं तो कंक्लूजन में लिख के आइए। ये अगेन किसी चीज़ के 3 प्रकार बताने हो, 3 सबसेक्शंस बताने हो तो फास्टेस्ट मेथड इज ड्रॉ सम फ्लोर डायग्राम। नेहरू रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएं। नेहरू रिपोर्ट श्री मोतीलाल नेहरू जी थे, इन्होंने एक चुनौती के फलस्वरूप तैयार की थी। When he was challenged कि who can frame the constitution और objectives, ये उस टाइम का है, मुझे ऐसे याद आया था। Correct me if I'm wrong. Next is इसकी recommendations क्या क्या थी, यही पूछा गया था, बट एक लाइन का इंट्रोडक्शन मैंने जरूर दिया, तो ये आपको recommendations तो याद करनी पड़ेंगी। 5 नंबर का सवाल था, मैंने 7-8 दिए हैं, तो it means I have given the full freedom to the examiner कि जो 8 में से पसंद नहीं आया वो काट दो, फिर भी मुझे 5 नंबर तो जरूर दे दो। अब 5 तो मिलती नहीं है जनरली, पर आई एम श्योर अगर ऐसा आंसर लिख के आते हैं तो 4 मिलने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट इज मप्पिला रिवोल्ट। जिन्होंने शायद पहली बार इसको सुना होगा उनको लगा कि मैंने कभी पढ़ा नहीं, देखा नहीं, बट इट वॉज रिलेटेड टू मोपला। ज्यादातर हम टेक्स्ट में पढ़ते हैं कि इट इज मोपला, लेकिन ये जो केरलाइट लैंग्वेज यानी मलयालम लैंग्वेज है उसमें इट इज कॉल्ड मप्पिला। तो आपको सबसे पहले लिखना है मप्पिलाज वर मुस्लिम पीजेंट्स ऑफ मालाबार केरला, एंड देन लैंडलॉर्ड वर हिंदूज, रीजन फॉर द रिवोल्ट वर, ये 3 रिवोल्ट रीजन थे। फिर क्योंकि आपको आंदोलन लिखना है तो आपको इंट्रोडक्शन भी देना है, आंदोलन के कारण क्या थे वो देने हैं, और उसका रिजल्ट क्या निकला वो देना है। तो यहाँ मैंने लिखा है कि क्या कारण थे, फिर इसकी कुछ हैपनिंग्स, खिलाफत आंदोलन से भी जुड़ गया था, अली मुसलियार की को अरेस्ट कर लिया गया था और दिसंबर 21 में इसको क्रश कर दिया गया। इसके रिजल्ट्स क्या निकले, ये इसके रिजल्ट्स हैं। तो आई एम श्योर अगर सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है तो आपको जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको पता है प्लीज़ उसको इंक्लूड कीजिए। अच्छे मार्क्स स्कोर करने का ये एक अच्छा तरीका है। आप इसको इंग्लिश हिंदी में भी देख सकते हैं। लगान की उच्च दरें, नजराना, दमनकारी तौर तरीके, इनकी वजह से विद्रोह हुआ था। आगे चलते हैं। इट इज भाषाई पुनर्गठन ने भारत की एकता को मजबूत किया है, समझाइए। पहली बार पढ़ के लगा ये कैसा सवाल है, भाषाई पुनर्गठन, भाषा के आधार पर तो इतने सारे राज्य बन गए, टूट गए, लेकिन इट इज द ब्यूटी ऑफ दिस एग्जामिनेशन दैट इट आस्क यू ऑल द डायमेंशंस, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अब भाषा के आधार पे डिवाइड होना एक नेगेटिव बात है, लेकिन यूनाइट होना एक पॉजिटिव बात है। तो लेट्स सी क्या पॉजिटिव बातें थी। तो मैंने लिखा भारत के अनेक राज्यों का गठन एवं पुनर्गठन, गठन और पुनर्गठन, पुनर्गठन इसलिए कि बाद में और बने हैं, टूटे हैं, भाषा के आधार पे हुआ। इसने भारत की एकता को निम्न प्रकार से मजबूत किया है। सबसे पहले इसने उन विवादास्पद प्रवृत्तियों पर विराम लगा दिया जिनकी वजह से इस देश के और टुकड़े हो सकते थे। वंडरफुल पॉइंट। नेक्स्ट इज देशी भाषाओं को अपनाने से व्यक्ति की राजनीतिक भागीदारी बढ़ गई। आपने देखा होगा कि बहुत सारे राजनेता वहां की लोकल लैंग्वेज को ही समझते हैं, उसी में भाषण देते हैं। तो यानी पीपल्स पार्टिसिपेशन वाज इंक्रीज्ड, क्योंकि वो उस राज्य में रहने वाले सारे लोगों से कनेक्ट कर सकते थे। तो उनका दायरा ऑल्दो लिमिटेड था, लेकिन वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। नेक्स्ट इज लोग अपनी भाषा में प्रशासन से सवाल जवाब कर सकते थे। फिर त्योहारों का भी संरक्षण हुआ, आपसी सौहार्द भी बढ़ा, स्वायत्त राजनीतिक इकाइयों की आकांक्षा भी पैदा हुई। तो इस प्रकार से कुछ पॉइंट्स लिखने के बाद में आई मेंशन कि इस प्रकार भाषाई पुनर्गठन से भारत की एकता को मजबूत किया है। यहाँ आई मिस्ड एक्चुअली, क्योंकि मेरा पेन थोड़ा मोटा था, मेरे पास लाइन नहीं थी, तो मैंने ये कंक्लूजन नहीं लिखा, विच इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस। आई मस्ट हैव मेंशन्ड हियर, आप जरूर लिख के आइएगा। नेक्स्ट इज परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी के बीच मतभेद की विवेचना। अगेन डिफरेंशिएशन है, तो लेट्स गो विद डिविजन दोनों साइड, और फिर इनके जो भी मैटर्स ऑफ डिस्कशन, मैटर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट थे वो लिख दिए। लेकिन आई मेड इट अ पॉइंट कि दोनों साइड में मैं जरूर लिखूंगी कौन कौन इनके समर्थक थे। तो जो नो चेंजेस और प्रो चेंजेस थे, प्रो चेंजेस में थे बाबू चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू जी, और
नो चेंजेस में थे सरदार पटेल, बाबू राजेंद्र प्रसाद। तो एटलीस्ट एक दो एग्जाम्पल जरूर इंक्लूड कीजिए। इससे दिखता है कि कैंडिडेट जो लिख रहा है आंसर, उसके थॉट प्रोसेस और उसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो बिल्कुल क्लियर है। यहाँ आते हैं लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट के अनुसार कांग्रेस और मुस्लिम लीग की संयुक्त मांगे क्या थी? अक्सर आपने पढ़ा होगा लखनऊ पैक्ट को ओनली फॉर द डिफरेंस, क्योंकि पैक्ट तभी तो होता है जब दो पार्टीज आपस में एक दूसरे के साथ मतभेद रखती हैं, फिर एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आती हैं और मिलती हैं। तो जो उनकी जॉइंट मांगे थी, तो जब आप लखनऊ पैक्ट पढ़ें तो ये याद रखिएगा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन किन पॉइंट्स पे है और किन पॉइंट्स पे वो समानताएं हैं, यानी कॉमन जो डिमांड्स हैं उन दोनों को याद करना है, सिर्फ डिफरेंसेस को ही नहीं, कॉमन डिमांड्स को भी। तो ये कुछ कॉमन डिमांड्स हैं। आई थिंक इट इज वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं, लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट द्वारा शुरू की गई होम रूल लीग का राष्ट्रवादी आंदोलन में क्या योगदान था? ये दोनों अलग अलग ब्रांचेस थी होम रूल लीग के ही, तो क्या योगदान था? दोनों का कॉमन योगदान रहेगा, दोनों ही स्वराज की मांग करेंगे, दोनों ही लोगों में अवेयरनेस फैलाएंगे और दोनों ही अलग अलग ऐसे मीडियम्स का यूज करेंगे जैसे समाचार पत्र, पैम्पलेट्स बांटना, पोस्टर्स लगाना, संगोष्ठियाँ करना और कॉन्फ्रेंसेस करना। तो इट वॉज सेम थ्रू द स्टेप्स। देखिए, और ये मैंने इसके 4 स्टेप्स लिखे हैं। सिमिलरली यहाँ भी मैंने कौन कौन से कदम उठाए और उनके द्वारा इवन नुक्कड़ नाटक भी लिखा है। और लीग ने सामाजिक कार्यों के माध्यम से बहुसंख्या यानी मेजॉरिटी ऑफ लोगों को जुड़ने का प्रयास किया। जैसे एक स्पेशल काम था गणेश चतुर्थी, जन्माष्टमी, क्योंकि जब भी हम तिलक की बात करेंगे तो हम इन सोशल गैदरिंग्स को कभी नहीं भूल सकते। अगला क्वेश्चन है प्रबोधन के कारकों का विवरण। डिस्कस द कॉजेज ऑफ एनलाइटनमेंट। ये इट वाज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्टिल व्हाट डिफरेंस आई मेड व्हाइल राइटिंग इज कि देखिए विंची, राफेल और पेट्रार्क ने देवत्व के स्थान पर मानवता को ध्यान दिया, तो इनको मैंने बोल्ड किया है। आप देखिए, आपको दिख रहा होगा ब्लू पेन और ब्लैक पेन दोनों हैं, तो पहले मैंने सेम पेन से लिख दिया, उसके बाद मैंने ब्लैक से बोल्ड किया। यहाँ भी आपको ओवर राइटिंग दिख रही होगी, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल। पर इसको देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि ये नाम दूर से हाईलाइटेड हैं। ऐसा करके आप ज़्यादा मार्क्स को फेच करने की पॉसिबिलिटी बढ़ाते हैं। यहाँ है औद्योगिक क्रांति के सामाजिक और आर्थिक परिणाम। अगेन इसको लिखने के 2 तरीके हो सकते थे। फॉर द गिवन स्पेस आई कुड हैव डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट सेइंग सोशल कॉन्सिक्वेंसेस ऊपर और इकोनॉमिक नीचे, एंड द अदर वे इज डिवाइडिंग द शीट इनटू वर्टिकल हाफ, 2 भागों में ऊपर से नीचे बांट दीजिए, लेफ्ट और राइट, और सोशल कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ, इकोनॉमिक यहाँ। ये आंसर्स डिस्कस करने का आपके साथ पर्पस ये है, जानकारी सभी को होती है, सब लोग बहुत अच्छा पढ़ते हैं। द ओनली डिफरेंस मेकर इज कि हाउ डू यू प्रेजेंट द नॉलेज। सो दिस इज व्हाट आई एम हियर टू डिस्कस यू विद। ये हो सकता है क्वेश्चंस आए, हो सकता है नहीं आए, बट द ओनली पॉइंट इज कि जो क्वेश्चन आया उसको आप प्रेजेंट कैसे करें। अगला क्वेश्चन है, क्या आप मानते हैं औद्योगिक क्रांति साम्राज्यवाद के विकास में सहायक रही है? तो जो क्या से उठने वाले सवाल होते हैं उनका उत्तर हाँ या ना होता है। क्या से उठने वाले सवाल का उत्तर हाँ या ना होता है। तो मैंने यहाँ शुरुआत की यस, ये देखिए हाँ, और उसको बोल्ड किया और फिर लिखा कि हाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन साम्राज्यवाद के विकास में सहायक रही है, उसके ये कारण थे। अच्छा, कारण सब लोग लिख के आते हैं, कच्चा माल चाहिए था, बाजार चाहिए था, सस्ता लेबर था, सब कुछ। लेकिन मैंने कैसे लिखा? अगेन 5 नंबर का सवाल था, 1 2 3 4 5, और देखिए बोल्ड 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 यानी काले पेन से। और जब ये कॉपी स्कैन होती है तो भी ये बोल्ड अलग से दिखता है। सो दिस इज हाउ आई एम हियर टू टेल यू कि आपको आंसर लिखने चाहिए ताकि दूर से दिख जाए। ये लास्ट मिनट पे आपसे नहीं होगा, जितने आप मॉक टेस्ट दें उनमें साथ साथ प्रैक्टिस जारी रखिए। नेक्स्ट इज 16वीं एवं 18वीं शताब्दी के बीच एशिया और अफ्रीका के साम्राज्यवाद और उपनिवेश के परिदृश्य का विवरण दीजिए। अब विवरण में ऐसा है कि दोनों में समानताएं भी होंगी और असमानताएं भी होंगी। यहाँ मैंने दोनों की एक्सक्लूसिव अलग अलग, सॉरी दिस फेदर हैज कम फ्रॉम वेयर आई डोंट नो, लेट्स सी।
let's take this pen and with this dark red color. Great. तो here what I have tried to do is दोनों साइड बांट दिए, एशिया और अफ्रीका दोनों को बराबर बराबर 2.5 नंबर के पॉइंट्स लिखने थे और दोनों में 5-5 पॉइंट लिखे हैं। 5 याद नहीं आए तो बना के लिख दो। ज़्यादातर लोग ये नहीं देखते, शुरुआत के 1-2 पढ़े ठीक हैं तो नीचे तक ठीक ही होंगे। मैंने बहुत सारी कॉपियाँ बहुत सारे तरीकों से चेक हुई देखी हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि आप थोड़ा रिलेवेंट लिखिए बस। और चूंकि ये तो हमारा भोगा हुआ सत्य है, एशिया में भारत ने करीब 200 सालों तक परतंत्रता देखी है, तो कुछ भी रिलेटेड हम लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, गुट निरपेक्ष आंदोलन के मूलभूत उद्देश्यों को समझाइए। तो ये रहा गुट निरपेक्ष आंदोलन। मैंने उद्देश्य जरूर बताए लेकिन इंट्रोडक्शन भी दिया कि कब एस्टेब्लिश हुआ, 1 सितंबर 1961, और फिर ये सारे के सारे इसके उद्देश्य हैं। ये इसका इंट्रोडक्शन है, मेंबर नेशंस कितने हैं, कितने ऑब्जर्वर्स हैं, और फिर ये इसके सब के सब इसके उद्देश्य हैं। तो इट इज ओनली अ वे ऑफ प्रेजेंटिंग द फैक्ट्स दैट यू नो। नेक्स्ट इज महान आर्थिक मंदी 1929। देखिए पेपर लिखने में करीब 3 घंटा कम से कम चाहिए, और जब मॉडल आंसर की बनानी होती है तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम ले लेती हूँ, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि जब ये कॉपी चेक हो तो कम से कम 140 नंबर लायक हो। क्यों? क्योंकि अगर आप मेरा इसका टेस्ट लोगे तो शायद 100, 110 इस तरह नंबर नहीं आएंगे, पर मॉडल आंसर हैज़ टू बी मैक्सिमम करेक्ट। तो इसलिए इसको डिस्कस करते वक्त विल टेक ओनली अ क्लास ऑफ 39, 40, 45 मिनट्स। उससे लंबी क्लास ना वैसे भी आपके डाइजेशन से बाहर हो जाएगी। तो हम सरसरी निगाहों से सिर्फ ये देख रहे हैं कि किस आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है। अदरवाइज दोस्त हु आर राइटिंग एंड टेस्ट सीरीज हियर इन सम्यक, उनको इसकी जेरोक्स कॉपी बाय हैंड मिलती है, एंड आई एम श्योर जो लोग ऑनलाइन लिख रहे हैं उनको भी पहुंच रही होगी। स्टिल अगर नहीं पहुंचती है तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप वहां से ले सकते हो। आप मुझे ढूंढ सकते हो मुक्ता राव RAS, वहां से डाउनलोड कर लो। @ से ढूंढोगे तो भी मिल जाएगा, और अगर डायरेक्ट ढूंढोगे तो भी मिल जाएगा, विदाउट स्पेस है ये, ठीक है। वहां से डाउनलोड कर लो, बट प्लीज राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। अच्छा, जिनको ऐसा लगता है कि मेरी कॉपी देख करके और वो पूरे नंबर कमा लेंगे, कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन सीधे सीधे वहां आएंगे या नहीं आएंगे इससे कोई गारंटी नहीं। और जब तक आप खुद हाथ से लिखते नहीं तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इट इज इम्पॉर्टेंट, ऑफ कोर्स यू मस्ट रेफर इफ यू वांट टू, बट यू हैव टू, यू ऑट टू, जितने भी सारे एडजेक्टिव आते हैं वो सब जोड़ करके आपको खुद लिखना चाहिए। तभी आपको पता चलेगा कि आंसर लिखते वक्त कितना जोर आता है, कितनी एनालिसिस करनी पड़ती है और कितना सारा फैक्ट्स को समागम करना पड़ता है। नेक्स्ट इज ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ 1929। जो हमारी 2008 की आर्थिक मंदी आई थी, उससे पहले भी एक बहुत बड़ा मंदी आ चुकी थी 1929 में। ये देखिए मैंने बोल्ड से लिखा है, ईयर मेंशन की है, सेम ईयर, और फिर मैंने उसके परिणाम लगाए हैं। तो थोड़ा स्पेस छोड़ने की कोशिश की है ताकि ये दिखे कि परिणाम के सब सेक्शंस हैं। परिणाम को बुलेटेड फॉर्मेट में लिखा है और उसके एग्जाम्पल्स लिखे हैं। देखिए एग्जाम्पल हिटलर, एग्जाम्पल USSR, एग्जाम्पल जर्मनी, इटली, फ्रांस एंड ब्रिटेन। तो ऐसा कुछ आप भी कोशिश कीजिए कि कम शब्दों में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दे पाएं और उसका प्रेजेंटेशन का तरीका ऐसा हो कि खट 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 समझ में आए। अगला चलते हैं, यहां से शुरू होते हैं बड़े वाले प्रश्न। बड़े वाले प्रश्न, एक तो बहुत सुंदर सवाल था, सिंधु घाटी सभ्यता की स्थापत्य कला। स्थापत्य कला हम सब पढ़ते हैं, ग्रिड पैटर्न था, ग्रेट बाथ थी, और सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, नालियां बनी हुई थी। अब इसी का अगर पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखोगे तो 3 नंबर मैक्सिमम। इसी इंफॉर्मेशन को आपने लिखा नगर नियोजन और एक छोटा सा ग्रिड पैटर्न बना दिया। कितना टाइम लगता है इस ग्रिड पैटर्न को बनाने में, देखते हैं। एंड यस आई एम डन। ये रास्ता है, ये रास्ता है, ये रास्ता है और ये रास्ता है। तो अब पिक्चर says 1000 words. I made a grid pattern here and I made a grid pattern here. Then
इंट्रोडक्शन ऑफ हाउसेस, बिल्डिंग मटेरियल विच वॉज यूज, बिल्डिंग मटेरियल क्योंकि हमें पता है कि बेक्ड ब्रिक्स यूज होती थी। फिर 2 लेवल्स ऑफ सिटी, एक ऊंचा टीला था और नीचे गढ़ी थी, फिर नीचे नगर था, और दूसरा फिर पब्लिक बाथ प्लेसेस, हमने ग्रेट बाथ को बॉक्स में डाला है, हमने भी यहाँ लिखा होगा सार्वजनिक स्नानागार। फिर ये वहद स्नानागार मोहनजोदाड़ो का। फिर भवन प्रकार का विन्यास कैसा था, निचले भाग में छोटे छोटे थे, बड़े वाले भाग में बड़े घर थे। फिर जल निकासी की व्यवस्था, हम अभी भी जब भी बात करते हैं बारिश होती है तो कितनी बार मतलब टीवी में भी आ जाता है कि ना इंडस वैली सिविलाइजेशन भारत में पलनी और पनपी, जहाँ पे हजारों साल पहले नालियों की व्यवस्था थी, हमारे यहाँ अभी भी नहीं है। तो उसको भी कनेक्ट करके देख लो आप कि हमारे यहाँ ड्रेनेज सिस्टम जो है ना वो 5000 साल पुराना भी है। देन मल्टी स्टोरी हाउसेज एंड यूनाइटेड फैमिली कॉन्सेप्ट था। चूंकि 10 नंबर का सवाल है, आपको कंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ कंक्लूजन लिखा हुआ है, इस प्रकार हम देखते हैं कि बिना किसी विशेष वैज्ञानिक उपकरणों के भी सिंधु घाटी सभ्यता की स्थापत्य कला एक नगरीय एवं उत्कृष्ट व्यवस्था थी। ये इंग्लिश में यहाँ लिखा हुआ है। तो 10 नंबर का सवाल, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। बॉडी में सारे बुलेटिन नोटेशंस, जितने डायमेंशंस कवर करने हैं वो सब बोल्ड में, सब काले पेन से। नेक्स्ट, अजंता केव पेंटिंग्स एंड एलोरा केव पेंटिंग्स। मैं अक्सर कहती हूँ 2 चीजें पूछी गई हैं, 2 भागों में बांट दीजिए स्पेस को। ये देखिए, एक भाग और दूसरा भाग, सिंपल 50-50% डिविजन, सो दैट इसका मैक्सिमम मार्क्स का स्कोप भी 5 रहे और इसका भी 5 रहे। 5 नंबर के लिए 6 पॉइंट्स लिखे हुए हैं और इसमें भी 5 नंबर के लिए 4 पॉइंट्स लिखे हुए, टोटल 10 पॉइंट लिखे हैं। क्योंकि एलोरा केव पेंटिंग मुझे ज़्यादा पता नहीं था, तो टोटल 10 पॉइंट्स लिखे हैं। आई एम श्योर अगर इस प्रकार से आप लिखते हो, कॉपी चेक करने के लिए मुझे बुलाते हो, आई विल गिव यू 8 मार्क्स। और ये बड़ी बात नहीं है, इस बार तो अभी तक मार्क्स आए नहीं है, बट आई रिमेंबर लास्ट टाइम 2016 अटेम्प्ट में मेरे जो बड़े मार्क्स वाले क्वेश्चंस थे उनमें 768 बहुत कॉमनली मिले थे मुझे। मैं फैक्ट याद करने के लिए मेरा सोर्स ठीक नहीं था, बट अदरवाइज एनालिटिकल क्वेश्चंस ठीक किए थे मैंने। तो इसमें भी आप देखिए इंपॉर्टेंट फीचर्स, 3-4 एरोज, यहाँ देखिए टाइम पीरियड, थीम, मीडियम, इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स, यहाँ 29 गुफाएं, महत्वपूर्ण चित्र, टेम्पोरा शैली बोल्ड की हुई है, विष्णु लक्ष्मी की इमेज। अच्छा, इधर एलोरा गुफा के लिए, क्योंकि ये पहले लिखा था, ये बाद में लिखा था, तो इसमें 4 के बजाय 5 आ गए हैं। इसमें कंक्लूजन जरूर आया है, इसमें कंक्लूजन नहीं लिखा है, विच इज़ अ फॉल्ट। इधर कंक्लूजन में लिखा है अजंता के चित्रों का विषय बौद्ध, जबकि एलोरा का व्यापक था। एलोरा के चित्र कम किंतु भव्य थे और अजंता के संख्या में ज्यादा थे। नेक्स्ट इज, बौद्ध धर्म रूढ़िवादिता में फंसा हुआ नहीं था, बल्कि उदार और लोकतांत्रिक था। अब देखिएगा इसमें कुछ चीजें हैं, पहले बौद्ध धर्म को बताना है, फिर रूढ़िवादिता में फंसा हुआ नहीं होना बताना है। यानी इनसे हम कुछ एग्जाम्पल निकालेंगे ताकि हम उसको उदार और लोकतांत्रिक बना पाए। तो मैंने लिखा है बौद्ध धर्म, पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन, फिर आडंबरों से मुक्ति, तार्किक सोच, कर्म की प्रधानता, प्रतीत्य समुत्पाद, जीवन के विषय की प्रधानता, जन भाषा का प्रयोग, राज परिवार का सहयोग और सभी के लिए सुलभ, ओपन फॉर ऑल, एक्सेसिबल फॉर ऑल। तो इनकी हेडिंग को पहले मैंने लिखा, हेडिंग लिखी और फिर इस कंटेंट को भरने की कोशिश की है ताकि मेरे सारे डायमेंशन कवर हो पाए। और कंक्लूजन लास्ट में लिखा है, दिस वे वी ऑब्जर्व दैट न्यू थॉट्स, इजी एंड रैशनल बुद्धिज्म वॉज लिबरल एंड डेमोक्रेटिक। ये अगला क्वेश्चन, गांधी जी और अंबेडकर के बीच में वैचारिक मतभेदों और समानताओं का विश्लेषण कीजिए। इसके 3-4 एस्पेक्ट्स हैं जिनको कवर करना जरूरी है। पहला ये गांधी जी और अंबेडकर, दूसरा वैचारिक मतभेद और समानता। तो यहाँ सबसे पहले गांधी जी फाउंडिंग फादर्स थे दोनों, तो इन दोनों का छोटा सा इंट्रोडक्शन, फिर मैटर्स ऑफ डिफरेंस, तो ये 4 मैटर ऑफ डिफरेंस पॉइंट आउट किए हुए, फिर कुछ सिमिलैरिटीज, और लास्ट में मैंने क्या लिखा है, कंक्लूजन। चूंकि हम ये दोनों ही हमारे राष्ट्र के मतलब ये थे 4 फाउंडिंग फादर्स, यानी राष्ट्र का निर्माण करने वाले लोग थे। इनके बारे में कोई भी नेगेटिव बात कभी भी न सोचनी है न बोलनी है
किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं, इवन मन में भी नहीं लेके आनी है, क्योंकि मन में हम लाएंगे तो हमारी फिर वो कहीं ना कहीं जो हम सोचते हैं वो हमारे शब्द बन जाते हैं। तो याद रखिए, दीज वर ऑसम पीपल फंडामेंटली। सेकेंड बात, इसको क्योंकि मैं कहती हूँ अक्सर इस एग्जाम को जीतने की ये रणनीति है पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड। सो इट शोज द पॉजिटिव एटीट्यूड बाय द कंक्लूजन क्या कि डॉक्टर अंबेडकर, आई एम सॉरी, हालांकि उनके मतभेद थे लेकिन दोनों का उद्देश्य दलित कल्याण था। यहाँ मैंने कंक्लूजन लिखा है, दो दे हैड मेनी व्यूज बट ऑल वर लीडिंग टू द कॉमन गोल ऑफ वेलफेयर ऑफ ऑल। तो मैंने इसको कंक्लूजन को पॉजिटिव साइड पे लाने की कोशिश की है, और पॉजिटिव साइड पे कंक्लूजन मतलब एक्स्ट्रा मार्क, एक एक्स्ट्रा मार्क। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों के द्वारा नारी की मुक्ति के लिए किए गए प्रयासों की विवेचना कीजिए। अब हम जानते हैं कि धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन बहुत सारे हुए, अगर इनके सिर्फ संख्या गिने तो भी शायद 10-15 से ज़्यादा तो मिल जाएंगे, उतना लिखने की जगह नहीं थी। सो द अदर वे राउंड इज कि आप उन डायमेंशंस को लिखिए जिन पे काम करने की ज़रूरत थी और उन पे कोई न कोई वो किया गया, सुधार किया गया। फॉर इंस्टेंस, सती प्रथा, इन्फेंटिसाइड, विडो रीमैरिज, चाइल्ड मैरिज यानी सती प्रथा, शिशुवध, बाल विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह, स्त्री शिक्षा और इक्वालिटी, इन सब एस्पेक्ट पे किस किस ने काम किया दिख जाएगा आपको कहीं ना कहीं कि अबॉलिशन, महाराजा राम मोहन राय फॉर अबॉलिशन ऑफ सती, एंड देन यू विल सी इन्फेंटिसाइड के लिए तो इसको मर्डर का जैसा एक्ट बना दिया गया। विडो रीमैरिज का नाम आ जाए और ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम नहीं आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उन्होंने अपने बेटे की शादी एक विधवा के साथ में की। फिर चाइल्ड मैरिज की बात हो और हरिविलास शारदा का नाम नहीं आए, ऐसा कैसे हो सकता है। स्त्री शिक्षा की बात हो और ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम नहीं आए, ये कैसे हो सकता है। समानता की बात हो तो सभी के नाम आएंगे, सभी के। तो कंक्लूजन ज़रूरी है। यहाँ मैंने लिखा, निष्कर्षतः सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों के द्वारा नारी मुक्ति के लिए अनेक और सराहनीय कदम और ठोस कदम उठाए गए। इस ऐसा ही कंक्लूजन यहाँ लिखने की कोशिश की है। तो आई एम श्योर आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, आई एम श्योर शायद आपसे कुछ सीख पा रहे होंगे। अगेन अ डिस्क्लेमर कि मैं बेस्ट आंसर्स नहीं लिखती, मैं यहाँ आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि अगर ये आंसर मुझे लिखने को मिलता तो मैं इसको कैसे अप्रोच करती और कैसे प्रेजेंट करती। नॉलेज का स्तर आप में से बहुत सारे लोगों का या इनफैक्ट अधिकांश लोगों का मुझसे अच्छा होगा, पर मैंने इतना लेखन का अभ्यास किया है कि अब मैं किसी भी क्वेश्चन को अनआंसर्ड नहीं छोड़ती और उसका कुछ न कुछ सुंदर लगा करके बेल बूटे अंडरलाइन ये वो नंबर कमा लेती हूँ। तो मैं आपको चाहती हूँ कि आपको जितना ज्ञान है उसको अच्छे से अच्छे तरीके से प्रेजेंट कीजिए ताकि आप बढ़िया से बढ़िया स्कोर कर पाएँ। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। इनफैक्ट जैसे सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, इट टॉक्स अबाउट यूरोप में पुनर्जागरण का साहित्य के क्षेत्र में पड़ने वाले प्रभावों की विवेचना कीजिए। इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ रिनाइसेंस इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर इन यूरोप। यानी आपको यूरोप के संदर्भ में बात करनी है, सिर्फ लिटरेचर की बात करनी है, और लिटरेचर जिसका प्रभाव रिनाइसेंस के कारण जो चेंज हुआ। अब आई डिड नॉट हैव मेनी एग्जाम्पल्स टू राइट अबाउट इट। डायमेंशंस नहीं थी कि पोइट्री में क्या हुआ, एसेज में क्या हुआ, इतना, क्योंकि मैं लिटरेचर की विद्यार्थी रही नहीं। पर मुझे ये याद था कि वो मैंने चैप्टर पढ़ा था पुनर्जागरण वाला, तो उस पुनर्जागरण के चैप्टर में कुछ कुछ नाम लिखे हुए थे। आई टोल्ड यू कुछ ऑथर्स और उनके कुछ टेक्स्ट आपको याद रखने पड़ेंगे। तो हियर आई हैव रिटन डिवाइन कॉमेडी, देखिए डी मोनार्किया दांते ने लिखी, फ्रांसिस्को पेट्रा जिसको फादर ऑफ ह्यूमनिज्म कहते हैं, फिर ये रेबेलियस, अच्छा इधर लेफ्ट में चलते हैं ना, विलियम शेक्सपियर, जोफ्रे चौसर, मर्चेंट ऑफ वीनस, रोमियो जूलियट, हेमलेट, फिर यहाँ में लिखा है 70s, मूर्खता की प्रशंसा, इसका एग्जाम्पल इधर भी होगा, फिर यहाँ इरेस्मस, मैकियावली, द प्रिंस। तो इन सब एग्जाम्पल्स को बोल्ड में लिखने का कारण ये है कि आई जस्ट वॉन्ट टू टेल द इवैल्यूएटर कि बॉस मुझे इतने एग्जाम्पल पता हैं, तो मैं आई एम नॉट अ फूल, है ना। यानी कहने का मतलब ये कि इनको आपने बोल्ड कर दिया तो आपने ये तो दर्शा दिया कि इतने ऑथर्स, इनकी ये रचनाएं और इन पे प्रभाव पड़ा। आपने कहीं कहीं ह्यूमनिज्म को भी अंडरलाइन किया है, देखिए कहीं ना कहीं आपने लव सॉन्ग्स की बातें भी की हैं, यानी
गॉड की तरफ जो इंक्लिनेशन था वो डाइवर्ट हो गया है ह्यूमन फीलिंग्स की तरफ, ह्यूमन लाइफ की तरफ. सो दिस इज व्हाट आई हैव ट्राइड टू राइट. कंक्लूजन ज़रूर लिखा है. क्यों? क्योंकि ये तो एक ऐसा सवाल था जिसमें कंक्लूजन नहीं लिखो तो ब्लंडर है. सो द कंक्लूजन इज, अतः स्पष्ट है कि पुनर्जागरण ने साहित्य को चहुं ओर से प्रभावित किया और इसका अभूतपूर्व विकास भी हुआ. आगे चलते हैं. इट इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पेपर. इट टॉक्स अबाउट औद्योगिक क्रांति के कारण कृषि क्षेत्र में क्या बदलाव हुए, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में कौन कौन से रिफॉर्म्स या चेंजेस आए बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. हम देखते हैं दोनों चीज़ें साथ साथ चली थी. जैसे कोई नई मशीन बनी और एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया. मशीन बनी तो नए प्रोडक्शन की ज़रूरत थी, यानी रॉ मटेरियल की ज़्यादा ज़रूरत थी. तो इसी को यहाँ मेंशन क्या हुआ है, मैकेनाइजेशन हुआ. यहाँ देखिए फसल चक्र आई, फिर उत्पादन में वृद्धि हुई, मिश्रित कृषि पे ध्यान दिया गया, पशुपालन पे विशेष रूप से ध्यान दिया गया, छोटे छोटे फार्म्स को इकट्ठा करके बड़े फार्म बना दिए गए, लार्ज फार्म्स. फिर नए जर्नल छापे गए, यानी नई किताबें आई, क्योंकि पेपर का आविष्कार हो गया था, छापने वाली मशीन का आविष्कार हो गया था. तो एग्रीकल्चर की मैगजीन्स आई और उन मैगजीन से लोगों ने सीखा नए नए तौर तरीकों को. आपने देखा होगा कि कृषि दर्शन नाम से अपना वो भी चलता है, चैनल भी आता है, और उससे ग्रामीण क्षेत्र में लोग बहुत प्रभावित हुए हैं, बहुत अच्छे और नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पा रहे हैं. तो इसी काम को आप 200 साल पहले ले जाइए, 300 साल पहले जब ये रेवोल्यूशन चल रहा था, तो ऐसा ही काम उस टाइम में इन जर्नल्स ने किया था. नेक्स्ट वॉज थ्रेशिंग मशीन, यानी भूसे को ग्रेन से अलग करने की मशीन का आविष्कार हो गया था. फिर कटिंग मशीन हो गई थी. तो जो काम मैनुअली हो रहा था वो मशीनों से हो रहा था. तो उसकी वजह से एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस हुए. इसका कंक्लूजन भी मैंने लिखा है. हेंस इट इज़ क्लियरली एविडेंट दैट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रॉट रेवोल्यूशनरी चेंजेस इन ऑल डायमेंशंस और द स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर. ऐसा ही इंग्लिश में, हिंदी में लिखा हुआ है. अतः स्पष्ट है कि कृषि के प्रत्येक आयाम और औद्योगिक क्रांति का सकारात्मक प्रभाव पड़ा. कृषि लगभग पूर्ण रूपेण बदल गई. विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो. और इसमें हमने डिस्कस किया है पेपर कोड 903. इसका पीडीएफ मोस्ट प्रोबेबली आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाना चाहिए. स्टिल if it is not available, it is there on the website. I'm sorry, it is there on the Samyak app. And still not available, you can search for me at Mukta Rao RAS टेलीग्राम पे, उस पर शेयर कर लूँगी. लेकिन मैं स्टिल आपको इंसिस्ट करूँगी, प्लीज़ राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि पीडीएफ लेकर के आपको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है. फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब आप लिखेंगे. सो स्टे ट्यून्ड, जॉइन सम्यक टेस्ट सीरीज एंड हैव माय पर्सनल गाइडेंस. और जीत का एक ही मंत्र है, अभ्यास अभ्यास और अभ्यास. क्यों? क्योंकि ज्ञान का स्तर आप प्री में चेक हो जाएगा आपका. मेंस में तो आपका लेखन का स्तर चेक होगा कि आप किस तरीके से किसी भी चीज़ के कितने सारे डायमेंशंस को सोच सकते हो, कैसे एनालाइज कर सकते हो. So join the test series and have an opportunity to get interaction, live interaction with me and the answers keys written by me. So अगली बार मिलेंगे पेपर कोड 904 चेक करने के लिए. Till then stay tuned. Thank you so much and all the best. हाँ, आपका प्री पास आ रहा है. जब तक प्री नहीं होगा तो मेंस का क्या मतलब हुआ. So to everyone, all the best. Thank you so much.